सर इंपेरिकल था सर, सिस्टमैटिक था, और थर्ड था पॉइंट कंट्रोल। Characteristic features of a good research. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके 3 पॉइंट्स को देखा था। ये एम्पिरिकल होना चाहिए, सेकंड पॉइंट था कि ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट था कि ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। वीडियो भी मैंने शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग चौथे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। रिसर्च का जो चौथा पॉइंट है दैट इज एम्प्लॉय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। तो परिकल्पना का प्रयोग, ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं। परिकल्पना क्या है सर? हाँ जी, सॉरी सर, ओ गलती से मेरे से ये हो गया, अनम्यूट हो गया सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो परिकल्पना क्या है। परिकल्पना ऐसा है कि एक पेड़, सब लोग पढ़े होंगे, पेड़ जिसमें बहुत सारा सेब लटका हुआ था, सबको याद हो गया, न्यूटन की बात बताने वाले हैं सब। बहुत सारा सेब इसमें लटका हुआ था पेड़ में, ठीक है। अब न्यूटन वहीं पर लेटे हुए थे। न्यूटन आंखों खोल कर लेटे हुए थे, हमने टाइप सो नहीं जाते थे, ठीक है। कोट उट पहन के लेटे हुए थे एकदम आराम से, जूता उता पहन ले, ठीक है। हाँ, न्यूटन साहब थे, वो अपना बेल्ट टाई लगाकर और चैन से लेटे हुए थे, ओके, से, ठीक है। म्यूट कर लीजिए आराम से सब लोग। हाँ, लेटे हुए थे, और न्यूटन ने क्या देखा कि सेब टूटा और धम से नीचे गिर गया जमीन पर, ठीक है। न्यूटन ने देखा तो सोचे कि अच्छा सेब है, नीचे गिरा। फिर कुछ देर बाद दूसरा सेब भी नीचे गिरा। इनके दिमाग में एक कल्पना आया। पहला, सेब ऊपर क्यों नहीं गया? पहला सवाल इनके पास दिमाग में आया, सेब नीचे ही क्यों गिरा? नीचे ही क्यों गिरा? ये इनका बेसिक, इनके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न आया। फिर उन्होंने एक परिकल्पना बनाया। क्या बनाया परिकल्पना? कि धरती जो है, धरती ने सेब को अपनी ओर खींचा होगा। पहला इनका सिद्धांत जिन्होंने सोचा कि सेब को इसने खींच लिया हो, ये पहली परिकल्पना थी। फिर वो क्या किए, अब कितना देर लेटे रहते, उठ गए, न्यूटन उठ गए, ठीक है। उठ के चश्मा लगाए, मूंछ दाढ़ी रहा ही होगा, और चश्मा लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से एक ऑब्जेक्ट को उठाया और उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया उन्होंने अपने हाथ से, ठीक है। कोई भी पत्थर का चीज रहा होगा, भारी चीज, उन्होंने देखा वो भी जो है वो धरती पर आकर धड़ाम से गिरा। उन्होंने कहा अच्छा, सेब भी गिर गया और धरती पर आके ये भी धड़ाम से गिर गया, तो ये क्यों गिरा? इसका मतलब सेब को ही नहीं बल्कि इस पत्थर को भी धरती ने अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। फिर वो बिस्तर पर लेटे हुए थे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन साहब लेटे हुए थे,
वहां से गिर गए नीचे धड़ाम से। किस पर? जमीन पर। ये बाकी सब कहानी की पार्ट है। ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कई बार उसको चेक किया। बेचारे का सर हाथ पैर सब टेढ़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हम बेड से गिरे तो नीचे ही क्यों गिरे, हवा में स्पाइडरमैन क्यों नहीं बन गए? तब इनके दिमाग में एक परिकल्पना आया। वो परिकल्पना जो थी वह कि धरती चीजों को अपनी ओर खींचता है। ये उनकी एक परिकल्पना थी। अब उनको रिसर्च करना था, और रिसर्च करके ये प्राप्त करना था कि ये जो उन्होंने परिकल्पना किया, ये जो उन्होंने हाइपोथेसिस बिल्डअप किया, ये हाइपोथेसिस या तो सही होने वाला था या फिर क्या होने वाला था, गलत होने वाला था। जब हम कोई भी परिकल्पना, कोई भी हाइपोथेसिस पर रिसर्च करते हैं, हमको दो ही रिजल्ट मिलता है, या तो सही या गलत। तो अगर सही मिलता है हम क्या बोलते हैं, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस रिटेन्स, जो हमने सोचा था वो है। और अगर हमारी परिकल्पना आती कि नहीं, धरती नहीं खींचता है बल्कि कुछ और होता है, तो हम कहते हैं कि द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। कि हमने जो सोचा था, हमने जो कल्पना किया था वह ठीक है। किसी को दिक्कत परिकल्पना को समझने में? नहीं सर। बढ़िया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई भी शोध कार्य करने के लिए हमको एक सोच विकसित करनी पड़ती है। सोच, इसको हम लोग बोलते हैं परिकल्पना। कि ये ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा। अब सोचो कि एक व्यक्ति का चेहरा मैं बनाता हूं, मैं काफी कार्टून्स बना रहा हूं, और वो व्यक्ति का चेहरा ऐसा है। आप बताइए, व्यक्ति उदास है कि खुश है? उदास है सर। ये परिकल्पना है हमारा। अब इस परिकल्पना के आधार पर इससे हम रिसर्च किए, क्यों भाई तुम उदास हो? इसने कहा नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है सर, मैं बहुत खुश हूं। तो हमने कहा कि हमारा परिकल्पना जो है इस चेहरा को देखने के बाद वो झूठा हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। अगर इस व्यक्ति ने कहा कि हाँ सचमुच मैं दुखी हूं इसलिए मेरा चेहरा ऐसा है, नहीं तो मैं खुश भी रहता हूं, और मैं खुश रहता हूं तो मेरा चेहरा एकदम खिला खिला रहता है, एकदम बस ऐसे रहता है खिला हुआ, तो हम कहेंगे कि मेरी परिकल्पना जो थी वो सही थी। अगर व्यक्ति चेहरा ऐसा बनाता है इसका मतलब है कि वो उदास है। ठीक है। हम एक शरबत का एक ग्लास लें और हम इसको मीठा बनाना चाहते हैं। हमने परिकल्पना करनी है कि मीठा शरबत बनाने के लिए, आप सोचेंगे आनंद सर खाने पीने का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए। मीठा शरबत बनाने के लिए अगर हम इसमें 4 चम्मच चीनी दें तो ये मीठा होगा। ये हमने परिकल्पना किया। अब 4 चम्मच चीनी इसमें डाला, हमने पूरा घुलाया इसको, उसके बाद पिया। पीने के बाद हम देखा कि थोड़ा फीका है ये। हमने कहा कि नहीं, ये जो परिकल्पना थी कि 4 चम्मच चीनी डालने से ये शरबत मीठा होगा, वो परिकल्पना सही नहीं है। फिर हुआ कि नहीं, 8 चम्मच अगर डालें तो मीठा हो। 8 चम्मच डाले, हमने देखा कि काफी मीठी शरबत है ये। हमने कहा परिकल्पना सही है। इसलिए विद्यार्थियों, जब भी कोई हम शोध कार्य, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, डिसर्टेशन बनाना चाहते हैं, आप लोगों को तो डिसर्टेशन की बारी आ गई है, तो हमको किसी घटना पर एक परिकल्पना बनाना पड़ेगा। कैसे परिकल्पना बनाते हैं? कि जो व्यक्ति भुजंग आसन करता है, ठीक है, ऐसा ही होता है उसका पोस्चर। मैं उतना आर्टिस्टिक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे करके बनाता हूं। ओके, ये व्यक्ति है जो कि भुजंग आसन में है, और ये उसका हाथ है, और इस तरह से लेटा हुआ है। उसने अपने पीठ को ऊपर ताना है। अब जिस एक्सिस पर वो, उसने मान लो कि अगर उसका घुटना सटा हुआ या उसका कमर सटा हुआ जमीन से, सपोज करो, तो कितना डिग्री एंगल, उस पॉइंट से कितने डिग्री एंगल पर अगर वो भुजंग आसन करता है तो उसका कमर दर्द सही हो सकता है? 45 डिग्री पर या फिर 30 डिग्री पर। हम तो परिकल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने पेट जहां सटा हुआ है, नाभि के पास, वहां से अगर अपने ऊपर को उठाता है
और वो अगर 45 डिग्री पर उठाए ना, तो मैं सोचता हूं कि उसका ये आसन बड़ा प्रभावी होगा, और 5 बार ही करेगा तो उसको 50 बार का बेनिफिट होगा। किसी ने कहा कि नहीं, मेरी परिकल्पना है कि अगर 30 डिग्री एंगल पर वो करे तो 2 ही बार करेगा तो उसको पूरा फायदा होगा। ये हमारी परिकल्पना है। बिना परिकल्पना के हम इस भुजंग आसन पर कोई रिसर्च कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। नहीं। बॉडी जो है वह बॉडी, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। जो हम योग पढ़ते हैं ना, ये फिजिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है, भौतिक के विज्ञान के सिद्धांत। ये ऐसे खड़ा है व्यक्ति, ठीक है ना, ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है अपने हाथ को इस तरह से रख के। तो हमको देखना है कि ये जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितना डिग्री एंगल पर कितने देर तक वो रह सकता है। तो परिकल्पना बनाना होगा मुझे। अगर हम परिकल्पना नहीं बनाएंगे, अब बोलेंगे सर कैसे पता चला कि ये भुजंग आसन जो करेंगे तो कमर का जो दर्द है वो राहत होगा? इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है। और हम क्या पढ़ते हैं? हम प्रीवियस वर्क पढ़ते हैं, प्रीवियस लिटरेचर्स पढ़ते हैं। प्रीवियस लिटरेचर्स मतलब क्या है कि पातंजलि ने क्या कहा, हठ योग ने क्या कहा, ठीक है, अन्य जो योग के जो फॉर्म्स हैं वो क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक शोध है वह क्या कह रहा है, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर हमें बनाया, अच्छा मतलब कि भुजंग आसन से पीठ कमर का दर्द जो है ना, बैक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा राहत मिलता है। तो फिर हमने इसके आधार पर अपनी परिकल्पना को बनाया कि कितना डिग्री एंगल पर, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो एकदम नौजवान हैं, जो बहुत यंग है, वो तो बहुत ऊपर उठा लेगा अपने बॉडी को, लेकिन जो ओल्ड एज होता है वो कंपैरेटिव होगा, मतलब एज वाइज भी ये चीजें वेरी करती। हमने जब रिसर्च प्रपोजल अपना बनाया तो हमने एक हाइपोथेसिस बिल्डअप किया। हाइपोथेसिस बिल्डअप क्या किया कि जो 60+ लोग हैं वो अगर भुजंग आसन करें और धरती से उनके शरीर का, ऊपर का नहीं, धरती से उनके शरीर का अगर एंगल 30 डिग्री हो तो उनको भरपूर फायदा मिलेगा। दूसरा मैंने बनाया कि जो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हैं, अगर वो धरती से 60 डिग्री का एंगल बना के अपने कमर को सीधा करते हैं, ऊपर करते हैं, तो उनको भरपूर फायदा होगा। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है इनके शरीर की। 60 वाले को इतना बोलने करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम तीसरा देखते हैं कि 15 साल का कोई युवा है, हम बोलते हैं कि अगर ये अपने शरीर से 75 डिग्री तक अगर ऊपर उठा लेगा तो उसको बेनिफिट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये तो हाइपोथेसिस हो गया ना, ये हम अभी प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये सही है या गलत है। मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आपके शोध कार्य का जो दिशा है वो तय करता है। सो employing a hypothesis, एक हाइपोथेसिस को एम्प्लॉय करना क्या मदद करता है आपको? गाइड्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को गाइड करता है कि हम सिर्फ 3 ही पैरामीटर पर काम करेंगे, चौथा पैरामीटर पर वो काम नहीं करना है। कोई सवाल? नहीं सर। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? सर एम्प्लॉइंग हाइपोथेसिस के लिए भी तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन फिर कंपलसरी होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो है ना, ये मैंने इसका क्या कहा, प्रीवियस लिटरेचर पर, ठीक है, शार्प ये ऑब्जर्वेशन पर। एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन हम कुछ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उस सब बेसिस पर आपको कल्पना करते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? चलिए, पांचवा पॉइंट है कि हमारा गुड रिसर्च कैसा होना चाहिए? एनालिटिकल। ये बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे जीवन का ही ये हिस्सा है ना। आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, फैमिली मैन में क्या है कि मनोज बाजपेयी जो हैं
ये मनोज बाजपेयी एक इंटेलिजेंस रॉ के एनालिस्ट, रॉ एनालिस्ट। ये क्या करते हैं? किसने कहा, क्या बोला, कि कौन लोग कहां जा रहा है, उन सब को कैलकुलेट करके निचोड़ बनाते हैं कि कुछ घटना दुर्घटना होने वाली है क्या। एनालिस्ट का बड़ा काम होता है ना। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया है जो आपके लिए एनालिसिस कर देता है। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि वेदर जो है वो सबके मोबाइल पर दिखता है। आप लोग का जो स्मार्टफोन है, आप देखेंगे ऊपर में कॉर्नर में ऐसे ऐसे बादल दिया रहता है और ऐसे ऐसे बारिश दिया रहता है। दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? जी सर, दिया रहता है। दिया रहता है। अगर आप इसको हिट करेंगे बोलेगा 5 डेज फॉरकास्ट। अगर 5 दिन का देखना चाहते हैं तो फॉरकास्ट, तो वो 5 दिन का दिखा देगा कि 25 को क्या होगा, 26 को क्या होगा, 27 को क्या होगा, 28 को क्या होगा, कब धूप आएगा, कब तूफान आएगा, कब क्या होगा। आपको लगता है कि हमने मोबाइल हाथ में है, कैसे इसको पता चल गया कि आने वाले 5 दिन का वेदर कैसा होगा? ये काम होता है एनालिसिस का। क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है, यह सैटेलाइट द्वारा लिए गए इमेज के आधार पर एनालिसिस हो रहा है। जो वहां के बादल, वहां का हवा का डायरेक्शन, वहां के समुद्र की स्थिति है ना, वहां के इन सब के स्थितियों के बेसिस पर ये आकलन करके एनालिसिस करता है। अब ये तो इधर की बात हो गई। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब गर्दन में आला टांगे हुए हैं। इतने से आप समझ जाएगा कि डॉक्टर साहब है ये, ठीक है, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर साहब दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है आपका खून का जांच करना होगा, ब्लड रिपोर्ट दीजिए। क्या दें भाई? हीमोग्लोबिन देखिए परसेंटेज कितना है, ठीक है, टीएलसी कराइए, डब्ल्यू साइड लिकोसाइड दिखाइए, ये सब दिखाइए। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एक रिपोर्ट आता है। सामान्यतः अगर विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हो, उसके लिए रिपोर्ट जो होता है वो कुछ उसका मतलब नहीं होता है। वहां लिखा था हीमोग्लोबिन परसेंट 11%, ठीक है। टीएलसी में सब कुछ लिखा रहता है कि मोनोसाइट्स कितना होगा, न्यूट्रोफिल कितना होगा, सबका परसेंटेज दिया रहता है। डॉक्टर साहब एकदम इसको दूरबीन लगा के, मतलब दूरबीन मतलब इसको बहुत गौर से देखते हैं। गौर से देखने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है जी, खाना पड़ेगा, और आयरन का गोली लिख देते हैं उसको। उन्होंने आपको आयरन टैबलेट लिख दिया। फिर देखा कि हाँ न्यूट्रोफिल ठीक है, ये सब ठीक है, और जो एसिडोफिल है या इसिनोफिल कहते हैं, इसिनोफिल जो है वो ज्यादा है, वो 10%, जबकि होना चाहिए 0.1%। इसका मतलब है कि इसको इसिनोफिल मतलब ये कोल्ड एलर्जी से हो रहा है, ठीक है ना। वो अब इसके लिए एक टैबलेट देंगे आपको। देखिए आपको ठंडी का असर हो रहा है, आप आइसक्रीम मत खाइएगा साहब, ठीक है ना। आप ठंडा कोल्ड वाटर नहीं पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खा सकते हैं, खान वान को बचा के रखिए, आपको ठंडी का एलर्जी है। ये डॉक्टर जितना बोल रहा है वो किसके बेसिस पर बोल रहा है? इस रिपोर्ट के आधार पर। इसका मतलब है कि ये डॉक्टर जब इस रिपोर्ट को पढ़ता है उसके बाद क्या करता है, वो मन में क्या करता है? एनालिसिस। ये उन्होंने पढ़ाई की है, मेडिकल कॉलेज में इसका पढ़ा है इन्होंने। एक लेमैन नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है। एक्सरे, एक्सरे का फोटो आता है, हम लोग भी उसको बहुत गौर से देखते हैं। आप तो बताइए, सब लोग एक्सरे का फोटो आता है तो सब लोग गौर से देखते हो ना उसको। जी सर। उसके बाद दिमाग घन चक्कर खा रहता है कि क्या है भाई इसका मतलब। या फिर मान लो किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसका एक फोटो आता है, तरह तरह का फोटो। अब हमको नहीं समझ में आता है, फिर भी हम लोग उस फोटो को गौर से देखते हैं। अरे ये जो उजला है ना यहाँ पर फोटो में, काला फोटो में जो उजला है ना, यह पत्थर है, वो पत्थर। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर उसको किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर इज एन एनालिस्ट ऑफ दैट रिपोर्ट। डॉक्टर देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये रिजल्ट होगा, तो उनको आपको टैबलेट लिखते हैं, या ऑपरेशन है तो आप सर्जरी के लिए। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। अब सपोज करो कि मैंने कहा कि भुजंग आसन, ठीक है ना, का प्रभाव देखना है हमें, ठीक है, प्रभाव देखना। हमने जो अपना हाइपोथेसिस बनाया है
उस हाइपोथेसिस के लिए हमको एनालिटिकल डेटा चाहिए, हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, डेटा। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। अब इस डेटा के लिए हमें क्या है, डेटा के लिए फील्ड्स बनाना होगा। क्या एज ग्रुप है, कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, कितने डिग्री पर एंगल पर वो उठना है उसको, कितने ड्यूरेशन तक उसको ये काम करना है, कितना उसको पीरियड में मतलब रिपीट करना है उसको, कितने पीरियड्स में उसको रिपीट करना है। ये सब डेटा हमारे हो गए। जब हम इस डेटा को ले लेंगे, मान लीजिए एक डेटा टेबल बन गया मेरा, इस डेटा टेबल में सबका डेटा दिया होगा, सब, ठीक है ना, तब हम इसका क्या काम शुरू करते हैं, एनालिसिस। सो वंस यू गेट डेटा, then only you are capable to do analysis. Without data, you can't do any analysis. दूसरा क्या है, more data, good analysis, strong result. ज्यादा से ज्यादा डेटा, अच्छा से अच्छा एनालिसिस हमेशा बहुत ही मजबूत परिणाम देता है। लेस डेटा, इवन गुड एनालिसिस, बट वीक रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, कमजोर होंगे। इसलिए जब भी डेटा एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा डेटा लेते हैं। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, रिजल्ट आपका हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने में उतना ही मदद मिलेगा। चलिए अब कोई सवाल पूछिए आप लोग। क्या हो गया जी? सर ये सैंपल साइज का निर्धारण कैसे कैसे करने से सही रहता है कि तो किस चीज का? मान लीजिए अभी जैसे यूपी इलेक्शन चल रहा है और हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जानना चाहते हैं कि किस पक्ष में मतलब कितने लोगों को सीट मिल सकता है, कौन कौन पार्टी। तो ठीक है, ये तो आपने सिफोलॉजिकल सर्वे मुझसे पूछा है, ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब ऐसे मतलब कि मैं एक्यूरेट डाटा के लिए मतलब कितना सैंपल साइज चाहिए होगा? हाँ, सैंपल साइज देखिए, चूंकि पॉलिटिकल सर्वे जो होते हैं, उस सर्वे के लिए देखा जाता है कि कंस्टिट्यूएंसी का क्या साइज है। मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में सपोज करिए कि 5 लाख मतदाता है, मानते हैं हमको कि अगर 10% इसका सैंपल साइज है तो मतलब हो गया 50,000 होना चाहिए, ठीक है ना। इतना लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि 50,000 हो, ठीक है। सामान्यतः लोग 10-15 हजार कर पाते हैं, जब बहुत एग्जॉस्टिव होता है तो 50,000। फिर इसमें क्या होता है कि वहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप उदाहरण को समझ सकते हैं। वहां चूंकि जातिगत है तो जातिगत और धार्मिक दोनों आधार पर हम देखते हैं क्या बंटवारा है। तो मान लीजिए कि वहां पर 15% मुस्लिम है, 1% वहां सिख है, ये सब माइनॉरिटी है, ठीक है। 0.5% वहां पर बौद्ध है, आप समझने की कोशिश करिए। 1.5% वहां ईसाई है, ये सारे माइनॉरिटी है, इतना मान के चलते हैं, ठीक है। और बाकी जितने हैं वो सभी हिंदू हैं। तो 15 एक 16 एक 17 एक 18, तो हो गया कि 82% जो वहां हिंदू है। तो हमारे सैंपल साइज जो 50,000 होंगे, 50,000 में इसी आधार पर बंटवारा करना होगा, ठीक है। हाँ, यदि इस आधार पर हम बंटवारा नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो रिजल्ट है, मैंने पहले कहा है, जो हमारा जो रिजल्ट आएगा, एनालिसिस होगा, वो बहुत करेक्ट नहीं होगा। ओके, 50,000 कोई सैंपल साइज, तो 500 उसका 1 यूनिट हो गया, 15 25 50 7,500 वहां पर कम से कम उस डेटा में मुस्लिम होने चाहिए। अगर 1% है तो 500 उसमें सिख होने चाहिए, 1.5% है तो 750 उसमें ईसाई होने चाहिए, और अगर 82% है तो आप जोड़ लेंगे तो उतने लोग जो है उसमें कौन होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए। तब जाकर ये डेटा बनेगा। दूसरा,
इसके बाद फिर से हम लोग डेटा डिफाइन करते हैं। डेटा डिफाइन करने में हम देखते हैं कि 18 से 24 ये उम्र के कितने लोग हैं, 25 से लेकर 35 के साल के कितने लोग हैं, 36 से लेकर 50 साल और फिर 50 ऑनवर्ड्स। क्योंकि सभी ग्रुप के लिए प्रायोरिटी अलग अलग होता है, तो हमको पॉलिटिकल सर्वे में करने में बहुत ही आसानी होती है। 18 से 24 साल के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। 25 से 35 साल के लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ परिवार, स्वास्थ्य, ये अलग होता है। 36 से 50 साल के लोगों के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स, हेल्थ, पेंशन, अन्य चीजें महत्व। और 50 साल के ऊपर के लोग यूजुअली ओल्ड एज स्कीम्स के बारे में, मतलब इन सब की प्रायोरिटी बदलते हैं। तो अगर इस तरह से हम किसी सर्वे को डिजाइन करते हैं, तो उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसका रिपोर्ट हम लोग मानेंगे। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि अगर वो कोई, मान लो कि एक सपोज करो कि गोरखपुर है, तो गोरखपुर का हमें क्वाड्रेट मेथड से देखना पड़ता है। क्वाड्रेट मेथड, इसमें कितने पंचायत है, उन पंचायत का बहुत टफ काम है बाबू, है ना, टफ वर्क होता है ये। तो इस तरह से ये चीजों को, ऐसा नहीं कि मान लो कि हम एक ही साइड का, इसी साइड का कर लें और इस साइड को छोड़ दें, तो फिर वो कभी भी डेटा होता नहीं। इसलिए मान लो कि अगर हम भुजंग आसन पर काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा सैंपल साइज, चूंकि इतने लोग मिल नहीं पाते, तो हम लोग मानते हैं कि 200 लोग अगर हमें मिल जाए अलग अलग समय पर, तो हमारा रिजल्ट मतलब बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इतना भी लोग मिल नहीं पाता है, कौन आपके लिए इतना रिसर्च वर्क देगा? तो 100 ऐसे करके लोग करते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम प्लान करें भुजंग आसन के लिए, भुजंग आसन के लिए किस तरह की उम्र को लेना है, किस तरह के लोगों को लेना है, किस तरह के व्यक्तित्व को लेना है। मान लीजिए हमने कहा कि नहीं, हमारा जो काम होगा सर वो 35 से 45 वर्ष के बीच में होगा, तो सरकारी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति, प्राइवेट में काम करने वाले व्यक्ति, ठेला रेहड़ी पर काम करने वाला व्यक्ति, और घर में जो सोया हुआ है वो व्यक्ति, इन सब पर हमारा अनुप्रयोग होगा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा। ये जो डेटा एनालिसिस है, दिस इज मोस्ट एनालिसिस। तो बाबू यही तो बेस है। जिसने एनालिसिस किया, आज एनालिसिस के लिए आप क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पर क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस के कई पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, एनोवा, ठीक है। इसके अलावा मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, जो इसको स्टैटिस्टिक्स जो आपको दिया हुआ है सिलेबस में, मोड, इन सबको, ये तरह तरह की चीजों को यूज करता है। यूजुअली आप विद्यार्थी सामान्यतः स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करता है, ठीक है। मौका लगेगा तो ये भी हम बता सकते हैं, आप लोग को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे फिलहाल तो हम लोग ये देखें कि एनालिसिस, तो सॉफ्टवेयर इज नाउ हेल्पिंग अस टू गेट मोर एक्यूरेट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सॉफ्टवेयर जो है आज हमारे लिए बहुत मददगार हो गया है, आपको भी मददगार करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी मेरा जो है सोच ये है कि आप लोग इन सब विषयों को खूब बढ़िया से सोच रहे हैं सब लोग।